जैनिक टीचिंग क्लासेस में फिर से आप सबों का स्वागत है। आइए हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है और इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से हुई है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये इसमें सालों भर पानी पाई जाती है और इसका जो बहाव का जो क्षेत्र है, जहाँ तक ये फैला हुआ है, वहाँ इसके द्वारा लाई गई मिट्टियों से जो है बराबर नई मिट्टियाँ जो जलोढ़ मिट्टी के रूप में ऊपर से लाई जाती है, यानी पहाड़ से जहाँ से नदियाँ बह करके आती है, उसके द्वारा मिट्टी की जाल प्रत्येक वर्ष बिछाई जाती है, जिससे जलोढ़ मृदा का जो है फैलाव होता है। तो जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ लिख रखा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर और दूसरा खादर। ये बांगर जो होती है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा को कही जाती है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जो जहाँ कभी बाढ़ आया करता था और बाढ़ के पानी के साथ जो निक्षेप आया, उस निक्षेप के कारण वह जगह ऊंचा हो गया। ऊंचा होने के कारण वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी अभी पाई जाती है, वो जो पाई जाती है वही स्थिति बना हुआ है, यानी उसमें कोई नई परत जो है, जो चढ़ना चाहिए था, वह नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वहाँ बाढ़ पहुँच ही नहीं पाती है। इसलिए ये मिट्टी जो पुरानी ही जलोढ़ मिट्टी है, इसको बांगर नाम से जाना जाता है। और दूसरी हमारी मिट्टी है जहाँ प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी की परत बिछाई जाती है, तो ऐसी मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। तो उत्तर भारत का हमारा जो विशाल मैदान है, हम जानते हैं कि पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र से लेकर के पूरब में असम, अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैदानी भाग का विशाल क्षेत्र स्थित है, जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और ये जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाए जाने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है 6.4 हेक्टेयर भूमि में पाया जाता है। 6.4 हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अब जलोढ़ मृदा की रंग की बात करें या उसके गठन की बात करें, तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से बालू, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से बालू, सिल्ट और मृत्तिका पाई जाती है। इसका रंग देखा जाए तो रंग इसका धुंधला या हल्का लाल या प्राय भूरे रंग का होता है। धुंधला, लालिमा लिए हुए भूरे रंग का। जलोढ़ मृदा की अगर रंग की बात की जाए तो इसका रंग क्या होता है, तो धुंधला या लालिमा लिए हुए भूरा रंग। तो इस पॉइंट को आप लिखते जाओगे
कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है। जैसे बालू का कण पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, मृत्तिका पाई जाती है। और हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान बना हुआ है वो मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में क्या है, हम उसको अंडरलाइन भी कर चुके हैं, आप इसको उतार सकते हो। साथ ही ये जो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी का जो प्रकार है, बांगर और खादर, इससे कई बार प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो इसको आप निश्चित रूप से लिख लो। और बांगर क्या है और खादर क्या है, ये दोनों को अलग अलग रूप से परिभाषित कर देना है। तो बांगर और खादर जो है जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इससे सवाल निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाता है, बांगर और खादर से संबंधित। तो आपको बांगर याद करना है। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना की प्रधानता पाई जाती है। इसमें मुख्य तत्व के रूप में क्या क्या पाया जाता है? पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना होता है। इसको आप निश्चित रूप से, जैसे हम पॉइंट बन के बनाए हुए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बार बार इसको वीडियो चलाएंगे, वीडियो देखेंगे और जो जो पॉइंट हम लिखे हैं इसको आप उतारते जाओगे। तो कौन कौन से तत्व इसमें प्रधान रूप से पाए जाते हैं? तो पोटास, फास्फोरस और चूना। अब बात आती है कि कुछ चीजों की अगर किसी चीज की कहीं प्रधानता होती है तो कुछ चीजें या कुछ तत्व की कमी भी पाई जाती है। तो हम जो ये जलोढ़ मृदा है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस जहाँ जिसको जैव पदार्थ कहते हैं, यानी जब जंतु मर जाते हैं उसके शरीर से ह्यूमस का निर्माण होता है। आप जलोढ़ मिट्टी में जैव पदार्थ यानी ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये वाला क्षेत्र अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जहाँ भी पाया जाता है, आप वहाँ की जनसंख्या घनी पाओगे। घनी जनसंख्या होने का यह रीजन है क्योंकि यहाँ खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उगाए जाते हैं। तो जहाँ खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उगाए जाते हैं, भोजन की कमी नहीं होगी, तो स्वतः है कि वहाँ की जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। तो हम लोगों ने आज जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा। अब मैटर ये आता है कि हम उस चीज का वर्णन नहीं कर पाए हैं कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र किस किस राज्य में है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम ऐसे आपको बता देते हैं कि गुजरात, पंजाब के क्षेत्र से ये शुरू होता है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। कुछ भाग राजस्थान में संकरी पट्टी है, वहां से शुरू होते हुए आपका उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में पठारी क्षेत्र के बीचों बीच, पश्चिम से पूरब आप अरुणाचल प्रदेश तक, असम तक जाओगे तो आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर आप जलोढ़ मृदा का क्षेत्र अगर राज्य के रूप में अगर आपको लिखना हो तो आपका गुजरात होगा, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पंजाब होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा, कुछ क्षेत्र झारखंड का भी है, असम है। असम के बाद कुछ अगल बगल के जो है जैसे मेघालय है, मणिपुर है, कुछ इस सब क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक कम ही रहेगा, कल इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमको कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ी, इसीलिए उतना कुछ हम नहीं दे पाए हैं।
हम कोशिश करेंगे कि कल से आपको अधिक से अधिक दें। तो जलोढ़ मृदा के बाद हम लोग आगे काली मृदा पढ़ेंगे। काली मृदा, कल का क्लास काली मृदा पर आधारित होगा। काली मृदा और लाल पीली मिट्टी के बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो आज आपका क्लास यही समाप्त होता है, लेकिन आप यहाँ से कंटिन्यू क्लास करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल जाएगी। वैसे ऑफलाइन में तो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ही, स्कूल में जो पढ़ाई होगी ही, साथ ही साथ अगर आप इसको जानोगे तो आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा।